जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का लेवल कैसा रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं कि सरल पूछे जाते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं और भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूं। अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। रीजनिंग के, कंप्यूटर के और जीके जीएस के कुछ अभी बाकी हैं, तो वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आपका एग्जाम डेट 10 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और आपका थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो आपका पिछला वैकेंसी 2020 में निकला हुआ था। इससे पहले अगर आपको नहीं पता इसका एग्जाम पैटर्न, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसका एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें दोस्तों 50 अंक आपका जीके जीएस पूछा जाता है, 25 अंक का इसमें रीजनिंग पूछा जाता है, 10 अंक का कंप्यूटर और 15 अंक का इसमें मैथ पूछा जाता है। तो जीके जीएस और रीजनिंग प्लस में आपका कंप्यूटर की प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। इसके अलावा किस स्टेट से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो उस स्टेट का नाम जरूर लिख दीजिएगा और जय हिंद बोल दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है आपका करंट अफेयर्स से। बजट 2020-21 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में नए करदाताओं की संख्या कितनी बढ़ी है? तो कितनी बढ़ी है? वो है आपकी 60 लाख। कितनी बढ़ी है? 60 लाख बढ़ी है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये आंसर की है तो इसमें जो आपका आंसर है वो पहले से हाईलाइट हो रखा है। इसके अलावा आपका जितना भी मैं प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया हूं उसमें आपको मिनिमम आपका 10 अंक आपका करंट अफेयर्स मिला है। तो आपको जो करंट अफेयर्स है वो बिल्कुल पढ़ना है। आपको करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना है कि भाई आपको करंट अफेयर्स छोड़ लो। करंट अफेयर्स आपको पता चल जाएगा, आप खुद पेपर सॉल्व करो तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से आपका करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो आप करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि वो 10 अंक का पूछा जा रहा है। एक एक अंक से आपका कट ऑफ बनता है। तो मेहनत करोगे, दिसंबर में पेपर अभी टाइम है, तो आसानी से एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, 10 अंक तो आपके करंट अफेयर्स के हो गए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा और कौन किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में से जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया था? तो कब हटा दिया गया था? ये आपका 1956 में हटा दिया। कब? 1956 में हटा दिया गया था। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आपका देखिए जियोग्राफी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है? तो वो कौन सा दर्रा है, जल्दी से बताओ। वो है आपका दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। हिमाचल आपका जो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? ये आपका पूर्वी राज्य कहलाता है। ठीक है ना। जो आपका सबसे पहले सूर्योदय होता है वो कहाँ पर होता है? वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। इसके अलावा जो आपका आईटीबीपी है वो आपका तिब्बत के एरिया पे और आपका अरुणाचल प्रदेश के जो आपका चीन का बॉर्डर लगता है वहां पर अपना ड्यूटी देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसके अलावा जितना मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कराया हूँ उसमें आपका जो है कि आपका जो पॉलिटी के जो आपके आर्टिकल यानी अनुच्छेद हो गए वहां से आपके 2-3 प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके नदी हो गए, सहायक नदियां हो गई, वाद्य यंत्र हो गए, बाधक यंत्र हो गए। ठीक है। और आपके त्योहार हो गए, जनजाति हो गई, यहाँ से आपके जो प्रश्न है वो बन रहे हैं। मंदिर हो गए, मकबरे हो गए। ठीक है। तो आपको ये भी अच्छे से पढ़ लेने हैं, जो कि आपके स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? तो वो कौन से व्यक्ति है? वो है आपके पुलकेशिन प्रथम। ठीक है ना। कौन है? पुलकेशिन प्रथम, जो कि आपके
कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं? तो वो कौन सा आपका शास्त्रीय नृत्य है? वो है आपका मणिपुरी। तो आपकी शास्त्रीय नृत्य जो कि आपकी 8 है, ठीक है ना। सबसे नया जो आपका शास्त्रीय नृत्य वो है आपका कथक, जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य का है। मणिपुरी आपको नाम से ही पता चल रहा कि मणिपुरी आपका मणिपुर राज्य का है। कथकली कहाँ का, जल्दी बताओ। कथकली आपका जो है वो केरल का है। कहाँ का? केरल का है। जो मोहिनीअट्टम है वो भी आपका केरल का है, और कथकली ये भी आपका केरल का ही है। और देखिए उड़ीसा, जैसे नाम से पता चल रहा उड़ीसी, तो आपका उड़ीसा का। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। एक है आपका क्षत्रिय, कौन सा है? क्षत्रिय, ये आपका आसाम का है। और आपका एक है आपका कुचिपुड़ी, ठीक है ना, वो आपका आंध्र प्रदेश का है। जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है उसका गठन आपका किसके आधार पर हुआ था? भाषा के आधार पर हुआ था। अगर कोई प्रश्न आता है, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो उसका गठन जो कि भाषा के आधार पर हुआ था, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है, नोट कर लो। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? वो की है आपका उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता देता हूँ। उसने बोला है इन राज्यों में बताओ कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है। तो इन जो आपके 4 ऑप्शन दिए, तो इनमें तो सबसे कम है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर वो बोलता है आपका कि सबसे कम, ठीक है ना, अगर सबसे कम में अगर बिहार है तो ऑप्शन बिहार में लगाएंगे, क्योंकि भारत में जो सबसे कम लिंगानुपात है, सॉरी, अगर पूछे भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वो है आपका हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। और सबसे ज्यादा किस राज्य का है? वो है आपका केरल का। केरल का सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे कम वो है आपका हरियाणा का। अगर वो पूछता है सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो है आपका केरल। सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो है आपका बिहार। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। लेकिन उसने क्या पूछा है प्रश्न में कि इन जो आपके क्या बोला, निम्न में से, मतलब इन 4 ऑप्शन में से बताना किसका है सबसे कम। तो इन 4 ऑप्शन में से उत्तर प्रदेश का है। अगर वो पूछे भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो हरियाणा का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? यह भाई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है महाबलीपुरम स्मारक। ठीक है ना, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। तो आपका मंदिर, मैं पहले बोला मंदिर आपका शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए और जनजातीय नृत्य हो गए। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? तो जो आपकी लेटेराइट मृदा होती है, मिट्टी का नाम है। मिट्टी कई प्रकार की होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है ना। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है ना। ये प्रश्न भी पूछा जाता है काली मिट्टी के लिए, मतलब काली मिट्टी में सबसे ज्यादा फसल कौन सी अच्छी उपज देती है, तो वो है आपकी कपास। ठीक है, तो उसने पूछा लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? कौन सा आपका पोषक तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो है आपका लोह या आयरन बोलते हैं, लोह या आयरन ऑक्साइड पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से। तो देखिए करंट अफेयर्स आपका जो पिछला वैकेंसी आया था 2020 में, ठीक है ना, 2020 में आपका वैकेंसी आया था। पेपर भी आपका दिसंबर 2020 में हुआ था और आपका करंट अफेयर जुलाई का पूछा गया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो आपका वैकेंसी आया 2023 में और पेपर हो रहा है उसका दिसंबर 2023 में। तो करंट अफेयर जो आपको पढ़ना है वो आपका जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, 10 अंक मिल रहे हैं, किसी में तो 12 भी पूछ जा रहे। ठीक है, उसके साथ ही आपको स्टेटिक जीके भी अच्छे से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे हम CEO बोलते हैं, नियुक्त किया गया? तो कौन है भाई BCCI का आपका CEO कौन है? वो है आपका हेमांग अमीन। कौन है? हेमांग अमीन। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में मुंबई के विक्टोरियन, गॉथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल्स को निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया था? तो किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया था? तो भाई इनको 2018 में सूचीबद्ध किया गया था।
कब? 2018 में। किसको? मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एसेंबल को, आर्ट डेको एसेंबल को। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली सक्षम भूमि बैंक प्रणाली का एक प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया? तो कौन सा वो मंत्रालय है? वो है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन सा है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अगस्त 2020 में एक ऋण पुनर्गठन योजना की घोषणा की? तो वो कौन सा आपका संगठन है? वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसको हम आरबीआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीआई भी बोलते हैं। ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी वो शायद 1935 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वाशिंगटन स्थित यूएसए इंडियन बिजनेस काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड आरंभ किया गया था? तो किस वर्ष आरंभ किया था? तो भाई ये 2007 में आरंभ किया था। कब किया? 2007 में। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को डॉट डॉट कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसको एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। जिसमें साइंस के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साइंस के भी आपके 3, 4, 5 प्रश्न मिल जाएंगे आसानी से। अगला प्रश्न है, बाजार में उपलब्ध ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो आपका सुलभ ऋण कहलाता है। क्या कहलाता है? सुलभ ऋण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य, देखो आपका नृत्य से प्रश्न आ गए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कालबेलिया आपका बिहार से संबंधित नहीं है। तो कालबेलिया कहाँ का है भाई? ये है भाई राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का। कालबेलिया जो है आपका राजस्थान का है। ठीक है, और जो आपका झिझिया है, जटजाटिन है, विदेशिया, ये सब आपके कहाँ के हैं? बिहार के हैं। एक आपका झिझिया है जो आपका श्याम नृत्य होता है, ये आपका उत्तर प्रदेश में भी होता है। तो झिझिया अगर पूछे तो ये बिहार का है। ठीक है, जो आपका कालबेलिया ये राजस्थान का है। तो उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है? तो वो है आपका कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया क्योंकि राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अलवर राजस्थान के मेओ समुदाय द्वारा उनके लोकगीतों और जनजातीय गीतों के साथ निम्नलिखित में से किस संगीत बात का उपयोग किया जाता है? तो किस संगीत बात का उपयोग किया जाता है? तो अलगोजा का उपयोग किया जाता है। किसका? अलगोजा। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, राजमन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था? तो आपके जो राजमन्नार समिति है उसको आपका तमिलनाडु राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा अनापरा द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक है जो कि आपकी भारतीय लेखिका दीपा अनापरा द्वारा लिखी गई? वो है आपकी जिन पेट्रोल ऑन दी पर्पल लाइन को, जिन पेट्रोल ऑन दी पर्पल लाइन। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एकीकरण कब से प्रभाव में आया था? कब प्रभाव में आया? ये भाई 1 अप्रैल 2020 में प्रभाव में आया। तो करंट अफेयर देखो अप्रैल का ही उसने पूछा है 2020 का, तो आपको करंट अफेयर 2023 का पढ़ना है, ऐसे नहीं आप 2020 में लग जाओ, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है? वो है आपका अनुच्छेद 7, आर्टिकल 7। ठीक है ना, आपका पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 7। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो प्रथम विश्व जब आरंभ होने वाला था उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपिनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो आपकी विवेक दीपिनी है ये आदि शंकराचार्य द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य। तो आपका पुस्तक से 1-2 प्रश्न आपको 100% मिलेंगे। दूसरा प्रश्न था ये पुस्तक का। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका जो संघ लोक सेवा आयोग है यानी
यूपीएससी की जो आपके अध्यक्ष और सदस्य है उनका कार्यकाल कितना होता है, तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक आपका यूपीएससी के अध्यक्ष और उनके जो आपके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित नहीं, क्या बोला यार, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है, तो भाग पूछा कौन सा भाग है, वो है आपका भाग XBI। कौन सा भाग है, XBI, ठीक है ना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको पढ़ लेना। अगला प्रश्न है ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है संगुटिकाश्म, ठीक है ना, कांग्लोमेरेट स्वर्ण अयस्क, ठीक है ना, जो आपका संगुटिकाश्म है ये आपका स्वर्ण अयस्क है, कांग्लोमेरेट स्वर्ण अयस्क है, ठीक है ना, में प्राक कैम्ब्रियन काल के निक्षेप और प्रति डॉट में लगभग 8 ग्राम स्वर्ण होता था। तो क्या प्रति टन सेल में कितने, प्रति टन सेल में लगभग 8 ग्राम स्वर्ण होता था। ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किस भाग में है, तो आपका जो मैक्सिको की खाड़ी है और लेब्राडोर सागर ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है ना, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है पीएचडी बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट 2020 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था, तो किस देश में आयोजित किया गया था, ये भाई जर्मनी में आयोजित किया गया था। किस में, जर्मनी में। जो आपका हिटलर था वो आपका जर्मनी का ही तानाशाह था। अगला प्रश्न है IFSC कोड, IFSC आप जानते होंगे, आपका जो बैंक होता है, अकाउंट होता है, उसमें पासबुक होती है ना, उसमें आपका IFSC कोड होता है। अगर किसी को आपको रुपए भेजने तो IFSC कोड लगता है, ठीक है। तो IFSC कोड डॉट अंकों वाला संख्या और अक्षरों से निर्मित कूट होता है जो विशिष्ट रूप से किसी बैंक की शाखा को चिन्हित करता है। तो उसने जो आपका IFSC कोड होता है वो कितने अंक का होता है ये उसने पूछा, तो IFSC कोड आपका 11 अंक का होता है। ये भी नोट कर लो, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए सही है, ठीक है ना। IFSC कोड कितने अंक का होता है, ये भाई 11 अंक का होता है, भूल नहीं जाना, 11 अंक का होता है IFSC कोड। अगला प्रश्न है देखो आर्टिकल से ही, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है, तो कौन से, वो है आपके शपथ और प्रतिज्ञा से, तो वो है अनुच्छेद 60 और 69 आपका शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे राजकुमारी डायना की स्मृति में दिए जाने वाले सम्मान डायना पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया, तो कौन सा व्यक्ति है, वो है आपका फ्रेया ठकराल। कौन है, फ्रेया ठकराल। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर जिसे हम EFT प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी, तो कौन है वो है आपकी शेरा समिति 1995। कौन सी है, शेरा समिति 1995। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो कौन सा निकाय है, वो है आपका भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है ना, ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। अगर कहीं जुल्म होता है या कुछ भी आपका जैसे कैदी है उनको मारपीट होता है तो भाई ये आपका पूछ जाता है मानवाधिकार आयोग, ठीक है ना, तो आपका भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न है 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था, तो इसका स्वागत था साइमन वापस जाओ, ठीक है ना। 1928 में साइमन कमीशन आया था, भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ, मतलब कौन सा नारा दिया था और जिसका स्वागत किया गया था, वेलकम, तो भाई साइमन कमीशन या साइमन वापस जाओ, ठीक है ना। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है, ऐसा नहीं करना स्वागत साइमन वापस जाओ। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है इसे डॉट कहा जाता है, तो पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है इसे वायुमंडल कहा जाता है, जिसमें आपका बहुत सारी गैसें भी हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब प्रकार के। अगला प्रश्न है गूगल निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी में अपने बाढ़ पूर्वानुमान कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है,
जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके यह पूर्वानुमान किया जाता है कि कब और कहाँ, मतलब पूर्वानुमान मतलब पहले से पता चल जाएगा, पहले से अनुमान लगा लिया कि कब और कहाँ बाढ़ आ सकती है, जो कि आपकी वर्तमान में भी आ गया है ये वाला ऐप, ठीक है, वो आ सकती है। तो कौन सा वो आपका आयोग है, वो है आपका केंद्रीय जल आयोग। कौन सा है? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में रॉकेट मॉर्गेज क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसने जीता? तो जो आपका रॉकेट मॉर्गेज क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट है ये आपका ब्राइसन डी कोल्बू, किसने? ब्राइसन डी कैम्ब्यू, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर, ने जीता। अगला प्रश्न, एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो आपका एक्वारेजिया है इसका आपको बताना है कि और 4 ऑप्शन दिए, इसमें कौन सा बताना है सही नहीं है। तो आप ऑप्शन 4 देखेंगे, इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल यार HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HNO3 आपका नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन 4 आपका ये आपका कथन सही नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो ये किसने कब की थी? ये की थी आपको 1923 में। कब? 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में, और नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका कालीबंगन और बालाथल है ये आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1 पाउंड लगभग डॉट के बराबर होता है। तो 1 पाउंड आपका 453 कितना? 453.59 ग्राम होता है। 453.59 ग्राम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में जीवन पर्यंत श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? तो कौन है वो व्यक्ति? वो है आपका श्री नरेश कुमार ने प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्णतः उत्तरी भाग में अवस्थित है? तो कौन सा है? वो है आपका टोपरा। टोपरा आपका मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्णतः उत्तरी भाग में अवस्थित है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। करंट अफेयर्स से अगला प्रश्न, किस देश ने अक्टूबर 2020 से 4 टेस्ट, 1 दिवसीय तथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय दौरे की तारीखों की घोषणा की? तो कौन सा? वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो उसने पूछा नहीं है, तो आपकी अनास, जाखम और सोम ये सब माही नदी की सहायक है। बाकी आपका तेंदुआ नदी आपका माही नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय है इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासक दंतीद्रुग ने अपने चालुक्य अधिपति को पदच्युत करने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान किया था? तो क्या किया था उसने हिरण्यगर्भ किया था। क्या किया था? हिरण्यगर्भ, जानते होंगे आपका हिरण्यगर्भ। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में मनाया जाता है? तो आपका कृष्ण जन्माष्टमी। कौन सा है? आपका कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि आपका अगस्त के माह में आपका मनाएगा, अगस्त या सितंबर के माह में अभी मनाया गया, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाया गया? ये आपका सितंबर के माह में मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है। होली तो भाई आपका मार्च अप्रैल की समथिंग, दिवाली आपका नवंबर, और मकर संक्रांति आपका जनवरी, 14-15 जनवरी इतना ही पड़ता है। तो आपका कृष्ण जन्माष्टमी ऑप्शन 1। कैंडिडेट ने ऑप्शन 4 लगाया, बिल्कुल पागल है। मकर संक्रांति देखो, इसको ये नहीं पता होगा ना भाद्रपद माह कौन से कहलाता है, तो उसी हिसाब से लगा देंगे। भाद्रपद माह अगर वो सोचता तो सही है, कन्फ्यूज आएगा अगर उसे यही नहीं पता कि भाद्रपद माह कौन सा कहलाता है, यानी भाद्र, तो फिर कैसे वो बता पाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य
में अवस्थित नहीं है। तो जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है वो आपको गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में, लेकिन पंजाब में अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है? तो कौन सा रोग है? वो है आपका अतालता। कौन सा? अतालता रोग आपका हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। तो ये थे आपके जीके जीएस के 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता। बाकी आपका रीजनिंग का यहाँ से आपका सेक्शन शुरू हो जाता है, तो रीजनिंग की भी करवाने हैं दोस्तों, ये आपके अभी जीके जीएस के करवा रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।